हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी सब कंक्लूड कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी के बाद में बेटा हम अब कंक्लूड करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। और अब हम क्या करेंगे, हम डेली एक एक टॉपिक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्या कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है न्यूमेरिकल्स विच आर डिपेंडिंग ऑन गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपको गॉस थ्योरम पता ही होगा, हमने पहले लेक्चर में और इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया भी है। और बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दी है ताकि आप हर एक लेक्चर को पहले थ्योरेटिकली भी पढ़ सके और इसको हम न्यूमेरिकली भी पढ़ सके। तो पहले हम एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले बस सिर्फ इतने नहीं है, हमारे पास दो और फॉर्मूले हैं जो इनफाइनाइट प्लेन शीट के और एनी शेप के फॉर्मूले हैं जो ज्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन मैंने दो बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लिख लिए हैं। आपको लगता होगा कि बेटा कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो इसके कैलकुलेशन बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1/4πε0 इस टर्म की वैल्यू ही फिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू ही फिक्स है। वैल्यू फिक्स होने के कारण क्या है, कोई टेंशन ही नहीं आता है। कैलकुलेशन इसके बजाय हार्ड होने के ये बहुत ही आसान होते जाते हैं। तो पहले गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय Q/ε0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, E.ds। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा भी लिख सकते हैं। सिग्मा इज अवर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी इंडिकेटेड एज Q/A। Q/A का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको अगर याद होगा तो हमने एक्सप्रेशंस कंक्लूड किए थे कि समझ लीजिए ये चार्ज्ड स्फीयर है। याद है आपको? समझ लीजिए कौन सा स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर है। और इस चार्ज्ड स्फीयर में अगर हम क्या करेंगे, इस चार्ज स्फीयर के पास अगर एक पॉइंट रखेंगे, पॉइंट P, चार्ज स्फीयर के पास क्या रखेंगे, पॉइंट P अगर हम रखेंगे तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें मिलेगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², वेयर R होगा, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दैट पॉइंट P। आ रहा है समझ में? आपको अभी धूप आई हुई दिखी होगी, वो क्लाइमेट ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो में हमारे पास धूप आती है तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहां से सेंटर से P का डिस्टेंस क्या था, हमारे पास R था और फॉर्मूला बन गया था E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। वैसे ही अगर हमने चार्ज्ड सिलेंडर कंसिडर किया, एक चार्ज सिलेंडर है और उसका भी फॉर्मूला हमारे पास था, और यहां पे अगर पॉइंट P हमारे पास है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था E इज इक्वल्स टू 1/2πε0 λ/r। लैम्बडा क्या था वहां पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ था दोस्तों, और चार्ज पर यूनिट लेंथ का लिख सकते हैं हम Q/L। यानी सिलेंडर का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, हमारे बिल्कुल दिमाग में घूमना चाहिए कि अरे ये न्यूमेरिकल सिलेंडर का है और इस पे हम कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है, 1/2πε0 की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये 1/4π हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टली वैल्यू यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको मैं जब न्यूमेरिकल आएगा तब बताऊंगा ही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक हमारे पास जो फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूला को हम लिखना चाहिए, आपको भी इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, वो फॉर्मूला था इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। याद है? प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ करके एक स्ट्रक्चर हमने कंसीडर किया था और जिसका फॉर्मूला हमारे पास आता था E इज इक्वल्स टू σ/2ε0। और ट्वाइस क्यों आता था, क्योंकि प्लेन शीट है जिसके दोनों साइड्स क्या एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट करेंगे। और अगर एनी शेप का फॉर्मूला है, ड्यू टू एनी शेप, क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी शेप, तो उसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू σ/ε0। क्योंकि हम शेप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो
आपको फॉर्मूला मैंने बता दिए हैं कि जो फॉर्मूले हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे, सब लेक्चर्स हम ऐसे ही लेंगे, सब न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा आखिर तक, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हमारे, और उस न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक टर्म बताना चाहता हूं। आपने न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला तो लिख ही लिया होगा। अगर आपके पास फॉर्मूला में कभी भी देखिए ये टर्म आती है 1/4πε0, कभी भी याद रखिए ये टर्म अगर आती है तो इसका वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ ये एग्जाम में दी नहीं होती है, ये हमें याद कर लेना है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में ही मैं क्या करूंगा, 3 से 4 न्यूमेरिकल्स एक साथ हो जाएंगे, ऐसे एक सिस्टम से न्यूमेरिकल ले लूंगा ताकि हम प्रो हो जाए फर्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल मैंने ए, बी और सी ऐसे 3 न्यूमेरिकल एडजस्ट कर लिए हैं ताकि हम पहले न्यूमेरिकल में ही 3 न्यूमेरिकल्स कर ले, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क के लिए। तो देखिए क्या करना है। अ स्फीयर हैज रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे r = 10 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो हम इसे रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए स्मॉल r नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल r तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट भी होगा, तो कैपिटल R होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर नहीं चलेगा, उसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार में। तो 10 × 10⁻² क्या बन जाएगा हमारे लिए? मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। हैज ए चार्ज ऑफ, चार्ज यानी क्या बन गया हमारे पास? क्यू बन गया। आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम के बजाय टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? 1 माइक्रोकूलम दिया है, तो 1 माइक्रोकूलम से ही चलते हैं। तो Q = क्या हो गया हमारे पास? 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम नहीं चलेगा, हमारे पास चार्ज कैसा चाहिए? कूलम में चाहिए। तो उसे हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 × 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा? कूलम। ओके, तो माइक्रो को कूलम में करने के लिए कितने से कन्वर्ट करेंगे? 10⁻⁻6 से। और हमारे पास बाकी कुछ भी वैल्यू दी नहीं है, कुछ भी हमारे पास वैल्यू दी नहीं है। हमें पूछा गया है पहला फर्स्ट पॉइंट में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट स्मॉल r = कितना हो गया? 10 के बजाय कितना सेंटीमीटर कह दिया उन्होंने? 30 सेंटीमीटर। यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? 30। क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। फिर स्मॉल r बन गया कितना हमारे पास? 30। तो पहले एक एक वैल्यू निकालते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके। तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला बनेगा? E = 1/4πε0 Q अपॉन क्या बन गया हमारे पास? r²। वैल्यू बन गया। अब 30 सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, तो r की वैल्यू यहीं पे हम लिख लेते हैं एक बार कि r की वैल्यू कितनी है? 30 × 10⁻² यूनिट क्या बन गया हमारा? मीटर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। अब हमारे पास नया ऑप्शन है कि हम प्रॉब्लम में कब फंसेंगे, कि जब हमें इसे सॉल्व ही नहीं करते आता। बट हम यहाँ पे, मैं पहला न्यूमेरिकल है इसलिए पूरा लिख रहा हूं, बट 1/4πε0 = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो E = 1/4πε0 के बजाय क्या लिख लिया? 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय Q कितना है? 1 × 10⁻6 अपॉन r² हो जाएगा ना। तो r² कितना? 30 × 10⁻2 उसका क्या हो गया? स्क्वायर। इतना आसान है। आ गए हम आंसर पे, हम तो आंसर पे ही आ गए। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? E = 9 × 10⁻9 × 10⁻6 अपॉन 30, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब 30 का स्क्वायर यानी कितना लिख सकते हैं हम? 30 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कितना? समझ लीजिए 3 का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 9 है। तो बेटा 30 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 900। तो हमने लिख लिया क्या? 900 × 10⁻क्या हो गया? -4 हो गया।
आ गया। अब इसे भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं पहला न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व करूंगा, फिर बी सॉल्व करूंगा, फिर सी सॉल्व करूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो E इज इक्वल्स टू, समझ लीजिए 9 इंटू 10⁻⁴, 9 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, अपॉन, इसे अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू 10⁻⁴ क्या लिख सकता हूं मैं, -2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। 9 इंटू 10⁻⁴ -2, बेटा 9 तो क्या हो गए, कैंसिल ही हो गए, 9 कैंसिल हो गए, और -2 न्यूमरेटर को गए, यानी क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो E इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ क्या होगा, 5 न्यूटन पर कूलम। दिस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कहां पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट R इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आ गया, ये चमक ही गया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे बढ़ेंगे, समझ गया ना। इसके बाद बी पॉइंट पे चलेंगे कि बी पॉइंट पे क्या करना है। बी पॉइंट ने क्या कहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस ऑफ स्फीयर पे अगर होगा तो देखिए बी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारा। पहला, स्फीयर ही कितना है, स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 है, सरफेस पे अगर पॉइंट है तो यहां पे है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी बी के लिए आप निकाल सकते हैं वैल्यू, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। बी के लिए क्या, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन क्या बन गया, R²। निकाल सकते हैं ना बेटा, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। Q 1 माइक्रोकूलम, R कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करिए, मीटर में, और वैल्यू निकालिए। वैल्यू आएगी बेटा 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, लेकिन आपको निकाल के देखनी है। तो ये बी आपका होमवर्क बन गया। सी मैं सॉल्व करके दूंगा, क्या है, तो ये समझ में आ गया बेटा आपको, ये आपको समझ में आ गया, बी आपके लिए होमवर्क है। अब सी के बारे में देखते हैं क्या है, क्योंकि सी एक अलग न्यूमेरिकल है, सी एक अलग पार्ट है जिसमें एमसीक्यू आया था। तो सी के लिए क्या लिखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी अगर ये सेंटर है आपका, ये स्फीयर है, तो 0 to समझ लीजिए ए, कैपिटल आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और आपको पॉइंट दिया है यहां पे जो है 5 सेंटीमीटर पे, पॉइंट पी की आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी। अब पॉइंट पी कहां पे हो गया, इनसाइड द स्फीयर हो गया ना, यानी हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या बन जाएगी बेटा हमारी, 0 बन जाएगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ए के लिए आंसर बनेगा, बी के लिए भी आंसर बनेगा, और सी के लिए आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज कंसिडर्ड टू बी 0। अब इसके अंदर, ये तो बाहर से चार्ज है ना, ये हो गया बाहर से चार्ज। अब ये बाहर से अगर चार्ज है तो अंदर से इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया था, फ्रॉम द सेंटर दिया था। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल कवर अप कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल लेता हूं जिसमें हम कोई एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें हम सिलेंडर का यूज करके देखेंगे, और जो आपके टेक्स्ट बुक में और एग्जाम में भी आ चुका है। तो वैसा हम इसको एक बार यूज करके देखेंगे और हमारा आगे बढ़ेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए बेटा, इसमें भी मैंने क्या कर लिया है, 2 न्यूमेरिकल ऐड कर लिए हैं, यानी ये सिलेंडर का न्यूमेरिकल है, लेकिन आपने समझना चाहिए क्या है। अ लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। अब वायर दी है, तो वायर अगर हमने निकाली तो ऐसी वायर आएगी, आएगी ना, इस टाइप से क्या आएगी, वायर आएगी। शेप तो सिलेंड्रिकल बिल्कुल ही स्पेरिकल नहीं है, कैसा शेप आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। और उसकी हमें लेंथ दी गई है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू कितना कहा गया, 2 मीटर कहा गया। इट इज चार्ज्ड बाय 3 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा, कूलम बन जाएगा, बन गया। और हमें सबसे पहले निकालनी है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी यानी फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लैम्बडा क्या बना हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा क्या बना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सिलेंडर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही आएगा।
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन L। Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन L कितना है 2 मीटर, यानी हमारा आंसर ही बन गया 1.5 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज का यूनिट बनेगा कूलम, लेंथ का यूनिट बनेगा मीटर, तो ये बन गई लीनियर चार्ज डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻⁻6 क्या हो गया हमारे लिए 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। अब ये बन गया कूलम पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करें, हम दूसरा पार्ट देखेंगे, दैट इज सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एट अ पॉइंट ड्यू टू आर इज इक्वल्स टू कितना कहा गया 1.5 मीटर। अब देखिए बेटा, सिलेंडर है और सिलेंडर का फॉर्मूला अलग है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। तो लैम्डा हमारे पास है, लैम्डा हमारे पास है, आर भी हमारे पास है। हमारे पास एप्सिलॉन 0 बेटा हर एक क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपने डायमेंशंस के पहले चैप्टर में ही इसकी डायमेंशन निकाली, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 की वैल्यू फिक्स है। देखिए कैलकुलेशन करने की एक मेथड कैसी कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास 1 है, 2 है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.142, एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू है, लैम्डा का भी वैल्यू है, आर का भी वैल्यू, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और एक दूसरा वे भी है कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। तो हमने अगर ऐसा कर लिया कि इसी इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख लिया, देखिए कि 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। मैंने क्या कर लिया, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से अगर मैंने 2 इधर लिख लिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू लिख ली 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आर, दैट इज 1.5। अब ये आसान हो गया ना बेटा, आपको लाइट लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, कि मैंने स्ट्रक्चर क्या कर लिया है। आपको समझ में आ रहा है ना कि हम कैलकुलेशन करते हुए बस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। बड़े कैलकुलेशन से हम बच गए। यहाँ पे 1.5 क्या हो गया, कैंसिल, 9 इंटू 2 18, तो हमारे पास आंसर ही मिल गया डायरेक्ट, दैट इज 18। और 10 की पावर क्या होगी, 18 इंटू 10⁻⁹ माइनस 6, 18 इंटू 10⁻⁻ क्या बन गया 3, यूनिट क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम। यह हमारा आंसर ही आ गया। दूसरा वे क्या होता था, लॉन्ग वे। दूसरा वे कैसा रहता था, जिसमें आप क्या करेंगे, इसे उठा के इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि 1/2 इंटू 3.142 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डालेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू लैम्डा की वैल्यू डालेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू डालेंगे 1.5 और इसका कैलकुलेशन करें, यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या सोचा था कि आंसर थोड़ा सा क्या करेंगे, जल्दी निकालने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली और थोड़ा सा जल्दी, इन दोनों में से निकालने के लिए मैंने क्या किया, बस उसे कैलकुलेट करते समय उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बस 2 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पहले से प्रेजेंट है। हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट है, तो वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज आराम से कर सकते हैं। ये सिलेंडर का न्यूमेरिकल था दोस्तों, जिसमें वायर हम एज ए सिलेंडर यूज कर सकते थे। समझ में आ गया, सिलेंडर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं ही एग्जाम में डालने वाला हूं, ओके, तो ध्यान से देखिएगा। और अगला एक न्यूमेरिकल है जो मुझे आपको बताना है, जिसमें हम प्लेन शीट का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी एक बार फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना जाए। ओके, आज का मैंने होमवर्क तो पहले ही दे दिया है, तो उसे आपको सॉल्व करके मुझे भेजना ही है। तो आज का एक अगला न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है, एकदम शांति से देख लीजिए, मजा आ जाएगा और इंटेंसिटी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो इंटेंसिटी का अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ऐसा न्यूमेरिकल होता है कि जिसमें हम सॉल्व करने के लिए खोजते हैं कि हमें क्या करना है। अब क्या है, देखिए,
चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या कर दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा दे दिया है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसे दे भी दिया है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। बेटा माइक्रोकूलम तो चलेगा ही नहीं, तो इसे बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। लिख लिया हमने, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये टर्म तो बन गई। दूसरी हमें कैलकुलेशन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दी है, और उसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये प्लेन शीट होगी ऐसी है, और लार्ज प्लेन शीट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा अपॉन टॉइस एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों साइड से हमारे पास कैलकुलेशन लगेंगे। प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 इंटू, अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, इक्वेशन में दी हुई होती है। टेक्स्ट बुक आप हमारे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दी होती है, जो लेकिन हमें याद कर लेनी है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमें याद ही कर लेना। तो एक बार डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 2 क्या बनेगा, 17.7 इंटू 10⁻, क्या बना, -12। अब इसे अगर हम लॉग से निकालेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, आप निकल के बताइए, कर सकते हैं ना। और यूनिट क्या बनेगा हमारा, न्यूटन पर कूलम। आपको आंसर भी बता देता हूं मैं, आंसर है 1.69 या 1.7 भी आ सकता है। 1.69 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड दिस विल बी द आंसर। यानी हमने अब सब फॉर्मूला यूज कर लिया। सिलेंडर का भी 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, स्पीयर के भी 3 किए, यानी एक ही इसमें 3 थे, और ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, इसके 2-3 पार्ट आराम से बनेंगे, और मैं आपको बताते रहूंगा। बेटा पढ़ाते रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो सब लोग दूसरे बहुत शहरों से मुझसे बात कर रहे हैं, बेटा चैनल को आप डोनेट भी कर सकते हो। चैनल में हमारे ज्वाइन का ऑप्शन है, जिसे आप यूज कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। जो बहुत सारे गांव से, बहुत सारे उत्तर प्रदेश से बहुत दोस्तों ने कॉल किया था, कुछ दोस्तों ने गढ़चिरौली से कॉल किया था, कुछ दोस्तों ने भुसावल से कॉल किया था। तो बेटा सपोर्ट करते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, और इनका सबका आंसर लिख के मुझे भेजिए। थैंक यू।